मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है परमाणु संरचना। और इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं भाई। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के हैं, वो सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम उसी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो है और जो टॉपिक है उसको देखना है। और यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रेखीय जो स्पेक्ट्रम पढ़े थे, रेखीय स्पेक्ट्रम, या इसी रेखीय स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम, या हम बोल सकते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम का एक क्या है, उदाहरण होता है। और ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है अगर उसको हमको प्राप्त करना होता है तो जो विसर्ग नलिका होता है, इस विसर्ग नलिका में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। और हाइड्रोजन गैस को लेने के पश्चात, हाइड्रोजन गैस को किसको लेने के पश्चात इसके जो दाब होता है उसको निर्वात पंप के द्वारा क्या कर लेते हैं, हम लोग कम कर लेते हैं। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्वात जो है पंप द्वारा दाब कम होता है, उसके बाद जब इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोडों के माध्यम से जब इसमें विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उस स्थिति में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, आपका प्रकाश या प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है। वो जो प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है वो हाइड्रोजन के कारण क्या होता है, आपका लाल रंग का होता है। और ये जो लाल कलर का जो यहाँ से प्रकाश निकलता है, जब उस प्रकाश को किससे, एक प्रिज्म से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। तो गुजारने से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है, जो कि एक प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है, या उसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक प्रकार का क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम का क्या होता है, उदाहरण होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए जो हाइड्रोजन गैस होता है उसको किसके अंदर लिया जाता है भाई, विसर्ग जो नलिका होता है उसके अंदर लिया जाता है। फिर उसके दाब को कम करके उसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से वहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो आपका जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वहाँ से प्रकाश जो है क्या होता है, वहाँ से निकलता है। और वो प्रकाश हाइड्रोजन की प्रकृति की वजह से क्या होता है, लाल रंग का होता है। और जब उस निकलने वाले प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वहाँ से जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। और जो एक प्रकार का जो है स्पेक्ट्रम सतत ना होकर के, जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो सतत ना होकर के क्या होता है, असतत होता है। मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर आगे का जो पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं भाई, पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखना इसका स्टार्ट करते हैं, किसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, पहले ये हम लोग लिख दिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है उसको तो मैं समझा दिया आपको, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम, या रेखीय हम जो पढ़े थे रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम का एक क्या है, उदाहरण है, एक उदाहरण है, उदाहरण है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस को विसर्ग नलिका के अंदर लेकर, विसर्ग नली के अंदर कम दाब पर, है ना, हाइड्रोजन गैस को विसर्ग नली के अंदर कम दाब पर लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से
विद्युत धारा प्रवाहित करने से, है ना, प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यह हाइड्रोजन की प्रकृति के आधार पर लाल कलर का होता है। यह प्रतिदीप्त हाइड्रोजन गैस के प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोजन गैस के है ना, प्रकृति के आधार पर लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। जब प्राप्त प्रकाश या प्रतिदीप्त को बोल सकते हैं, प्राप्त प्रकाश या प्रकाश को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रतिदीप्त। जो आपको विसर्ग नलिका से मिला है उसको बोल रहे हैं ना, तो प्राप्त प्रकाश या प्रतिदीप्त को प्रिज्म से गुजारा जाता है, या गुजारने पर, है ना, प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह स्पेक्ट्रम सतत न होकर असतत होता है। सतत न होकर क्या होता है हमारा, असतत होता है। मतलब इनके स्वतंत्र क्या होता है हमारा, रेखा प्राप्त होता है। सतत न होकर क्या होता है, स्वतंत्र रेखा क्या होता है, के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है। इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, कल भी पढ़े हैं, इसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम का, या इसी को बोलते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम का एक महत्वपूर्ण क्या होता है हमारा, उदाहरण के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को, ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से एक विसर्ग नलिका होता है जिसमें दो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगा होता है। इस इलेक्ट्रोड युक्त जो विसर्ग नलिका होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है। और ले लेने के पश्चात, है ना, इनमें उनका दाब को यहाँ पर जो निर्वात पंप होता है भाई, इस निर्वात पंप से क्या करते हैं, कम कर देते हैं। लगभग 10⁻2 जो होता है दाब उतना कर दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, फिर विद्युत धारा जो है प्रवाहित किया जाता है। जैसे यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इसके अंदर विद्युत का चालन होने लगता है, और विद्युत के चालन के फलस्वरूप यहाँ से क्या होता है, कुछ प्रतिदीप्त या प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये जो प्रकाश का रंग होता है, वो प्रकाश का रंग आपका हाइड्रोजन गैस के कारण कैसा होता है हमारा, लाल कलर का होता है। अब वो जो यहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है, जब इस प्रकाश को आगे हम ले करके इसको किससे गुजारा जाता है, प्रिज्म से जब क्या किया जाता है, इसको गुजारा जाता है। तो प्रिज्म से गुजारने पर, है ना, जो प्रकाश मिल रहा है यहाँ से, अगर उसको किससे गुजारें भाई, प्रिज्म से गुजारें। कहाँ से मिल रहा है प्रकाश, ये जो हमारा विसर्ग नलिका से, तो यहाँ से जो लाल रंग का प्रकाश मिलता है जो हाइड्रोजन के कारण होता है, जब उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इस प्रकार से क्या होता है, ये कई तरंग दैर्ध्य के रेखाओं में क्या हो जाता है, आपका विभक्त हो जाता है। और ये जो हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो प्राप्त होता है, उसको पर्दे पर जब प्राप्त किया जाता है तो यही स्पेक्ट्रम आपका क्या कहलाता है, आपका
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिल रहा है वो बिल्कुल अलग अलग लकीर के रूप में पाया जाता है। अलग अलग लकीर मतलब सभी लकीर क्या होता है, अलग अलग, या वह जो कलर मिला है या जो स्पेक्ट्रम मिला है वो अलग अलग जो है बिल्कुल स्वतंत्र रेखा के रूप में होता है। और ऐसा जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, अर्थात ये सतत नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या किया जा सकता है भाई, समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर बात ये होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है वो कई रेखाओं में क्यों प्राप्त होता है ना, या कई रेखाओं में क्यों हमको मिलता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो कई रेखाओं में जो है प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, हमारा 1 होता है। फिर भी यहाँ पर हाइड्रोजन को जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कई क्या होता है, रेखाओं में प्राप्त होता है। इसका कारण ये होता है कि एक हमारा साइंटिस्ट है बोहर का परमाणु मॉडल, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो क्या होता है हमारा जो तत्व होता है उस तत्व के, और ख़ास करके जो क्या होता है हमारा हाइड्रोजन जो होता है उस हाइड्रोजन नाभिक के चारों तरफ कई वृत्ताकार क्या होता है, पथ पाया जाता है, या ऊर्जा युक्त पथ पाया जाता है। वृत्ताकार जो है ऊर्जा युक्त पथ पाया जाता है, जिसे हम जो है कक्ष के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो कई स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है, जबकि उसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भी कई रेखाओं के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसका जो व्याख्या है वो जो है बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर किया जा सकता है। बोहर का परमाणु मॉडल का कहना ये होता है कि नाभिक के चारों तरफ जो है कई वृत्ताकार क्या होता है, हमारा ऊर्जा युक्त कक्ष पाया जाता है। और वो जो ऊर्जा युक्त कक्ष होता है वह जो है कक्षा या कोष के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के भी चारों तरफ क्या किया जाता है, हमारा नाभिक के चारों तरफ कई क्या होता है, वृत्ताकार क्या होता है, आपका कक्ष पाया जाता है। लेकिन जो वृत्ताकार पथ तो कई होता है, लेकिन उसका पहले कक्ष में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितना होता है, 1 होता है, जो कि पहले कक्षा में होता है। लेकिन ये जो पहले कक्षा में पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हाइड्रोजन का होता है, वो बाहर से क्या करता है, ऊष्मा या ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करने के पश्चात ये हमारे पहले जो ऊर्जा स्तर से है, जो कि निम्न ऊर्जा स्तर को शो करता है। यहाँ पर जहाँ पर रहता है वो कौन सा ऊर्जा स्तर को शो करता है भाई, निम्न ऊर्जा स्तर को शो करता है। तो निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करता है, वो प्रकाश अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, चला जाता है। और उसके पश्चात फिर वो धीरे धीरे करके फिर उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर की ओर पुनः आता है तो वो कई रेखाओं में क्या होते हैं, आपका जो है, या कई रेखाओं में बढ़ते बढ़ते वो फिर से अपने पुरानी स्थिति में क्या होता है, या पुरानी जो निम्न ऊर्जा स्तर को क्या करता है, प्राप्त करता है। यही वजह है कि हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो कई रेखाओं में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर हमने बता दिया भाई, क्या बता दिया कि हाइड्रोजन में रहने को तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर भी उसकी स्पेक्ट्रम रेखा कई रेखाओं में प्राप्त होता है। इसका कारण ये होता है कि जो बोहर का परमाणु मॉडल है उनका कहना ये है कि नाभिक के चारों तरफ कई हमारा क्या होता है, आपका वृत्ताकार क्या होता है, हमारा पथ पाया जाता है। और वो जो वृत्ताकार पथ होता है वो कक्ष या कोष के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी तरफ या हाइड्रोजन नाभिक के चारों तरफ भी वृत्ताकार क्या होता है, कई पथ होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पहला कक्ष में क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन वो क्या करता है, बाहर से ऊर्जा को, ऊष्मा को अवशोषित करता है। और वो जो है जिस कक्षा में पाया जाता है उसका ऊर्जा निम्न स्तर का होता है। फिर वो ऊर्जा या ऊष्मा लेकर के उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, चला जाता है। और जैसे ही वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः जब क्या होता है, वो अपने निम्न स्तर की ओर लौटता है, तो कई रेखाओं के रूप में क्या होते जाता है, वो क्रमशः धीरे धीरे करके कई रेखाओं में क्या होते जाता है, धीरे धीरे अपने निम्न स्तर की ओर जाता है। यही वजह है कि ये कई रेखाओं में क्या होता है, हमको देखने को मिलता है। और ये जो रेखाएं होती है, जो आपको कई रेखाओं में क्या होता है, प्राप्त होता है, वो रेखाएं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर क्या किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। जिसमें एक वैज्ञानिक है लाइमन, तो एल के आधार पर लाइमन रेखा कहा जाता है। लाइमन के हम बात बोल सकते हैं, आपका जो क्या बोल सकते हैं, बामर जो है, बामर होता है हमारा। लाइमन के बाद क्या होता है, बामर होता है। बामर के बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद पास्चन होता है।
पास्ट टेंस के बाद होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद होता है फंड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर जो भी उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर के और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है आता है तो कई रेखाओं के रूप में क्या होता है वो धीरे धीरे करके उस स्तर को प्राप्त करता है। और वहाँ पर जो रेखाएं होता है वो रेखाएं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा जाता है, जिसमें एल को क्या किया जाता है लाइमन के नाम से जाना जाता है और बी को जो है बामर है ना, बॉमर के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है, बॉमर कहा जाता है, बॉमर कहा जाता है। पी को पासचन कहा जाता है भाई, पासचन के नाम से क्या किया जाता है इसको जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको पासचन। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है पासचन लिख सकते हैं। तो पी क्या होता है भाई पासचन होता है, पास और ये हो गया चन पासचन, और ये होता है ब्रैकेट और ये होता है फंड, ये होता है हमारा क्या फंड बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो भी रेखाएं उसको देखने को मिलता है उसको वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर क्या किया जाता है रखा जाता है, जो हम नेक्स्ट पेज में क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ इसके लिए कॉलम बनाते हैं और कॉलम से क्या करते हैं यहाँ पर जो भी उसका जो रेखा है उसको क्या करते हैं समझने का हम लोग क्या करते हैं भाई प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग कुछ क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं और एक लकीर लेते हैं और यहाँ से हम उसको क्या करते हैं खींच देते हैं भाई, ये हो गया हमारा एक लकीर है ना। अब यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए दूसरा लकीर। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं पकड़ते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग तीसरा लकीर है ना, और यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से पकड़ के यहाँ से इस प्रकार से इसको इस प्रकार से। अब कुछ लकीरों को क्या कर दिया जाता है इस प्रकार से आपका व्यवस्थित कर दिया जाता है, ये हो गया। ऐसे ही हम और कुछ लकीर को क्या कर देते हैं भाई व्यवस्थित कर देते हैं, ये हो गया। और भी कुछ लकीर होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं है ना। वैसे ही और क्या कर दिया जाता है व्यवस्थित कर दिया जाता है, और भी हमारा क्या कर दिया जाता है व्यवस्थित कर दिया जाता है, और भी इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से रेखाओं को क्या कर सकते हैं हम बता सकते हैं। तो ये कैसे बनता है भाई, तो इसको दिखाने के लिए हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे शुरू में जो होता है वो 3 रेखा होता है, जैसे इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होता है 1, फिर हमारा हो जाता है 2 और एक क्या हो जाता है हमारा 3, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम और आगे की ओर चल दें तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ से आप ले सकते हैं इसको, यहाँ पर आगे हम इस प्रकार से कर देते हैं, फिर यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ इस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं। फिर अगर हम जाते हैं आगे की ओर तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 1 2 3 हो गया। और हम अगर आगे चले जाएं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई दर्शा सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से 2 और एक कितना हो गया 3, एक कितना हो गया 4, एक कितना हो गया 5 और एक कितना हो गया हमारा 6। और एक लास्ट जो होता है उसको हम लोग इस प्रकार से 1, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं 2, उसके बाद हो जाता है 3, ये हो जाता है आपका 4, ये हो जाता है आपका 5, ये हो जाता है आपका 6 और ये क्या आपका हो जाता है 7। तो इस प्रकार से क्या होता है इसमें आपका अलग अलग जो है श्रेणी क्या होता है आपका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है जितना भी हमारा जो रेखा होता है उस रेखा को इस प्रकार से क्या किया जा सकता है आप जो है समझाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हमारा श्रेणियाँ होता है। पहले क्या होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चलता है और उच्च ऊर्जा स्तर से ये कई रेखाओं के रूप में ऐसे ऐसे क्या करते 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 वो कम होते क्या हो जाता है फिर से अपने जो है निम्न स्तर को प्राप्त करता है। और ये जो रेखाएं आपको दिख रहा है वो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर होता है भाई। जैसे यहाँ पर इसको हम लाइमन श्रेणी बोल सकते हैं, ये हमारा बामर श्रेणी होता है, ये हमारा पासचन श्रेणी होता है, ये जो हमारा होता है वो ब्रैकेट श्रेणी होता है और ये हमारा जो होता है वो आपका फंड श्रेणी होता है। ये क्या होता है हमारा फंड को क्या करता है प्रदर्शित करता है। ये हमारा क्या है ब्रैकेट को क्या करता है, ब्रैकेट जो होता है इस श्रेणी को प्रदर्शित करता है। ये जो होता है वो
पाश्चन श्रेणी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये जो है हमारा बामर जो क्या होता है, श्रेणी को, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसको शो करता है। और ये जो होता है वो किसको शो करता है, हमारा लाइमन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, आपका श्रेणियाँ को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और ये जो श्रेणियाँ होता है वो किसके आधार पर होता है भाई, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर होता है। पहला को कौन सा श्रेणी बोलते हैं, लाइमन। दूसरा को क्या बोलते हैं, बामर। और इसको क्या बोलते हैं, पाश्चन। क्या बोलते हैं इसको, पाश्चन। पाश्चन कहा जाता है ना। और ये क्या होता है, ब्रैकेट, और ये होता है फंड। तो इस प्रकार से जो भी हमारा हाइड्रोजन के जो एक से अधिक रेखाएं प्राप्त होता है उनको साइंटिस्ट के आधार पर या नाम के आधार पर इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये श्रेणियाँ जो है, इस श्रेणियों को जो है किस प्रकार से गणना किया जा सकता है, किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक है रीडबर्ग। कौन है हमारा, रीडबर्ग। ये जो रीडबर्ग नाम का जो क्या है, साइंटिस्ट है, इन्होंने जो भी रेखाएं हैं हमारा हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं उसके गणना करने के लिए क्या दिया है, सूत्र दिया है भाई। कौन, रीडबर्ग नाम का जो क्या है, साइंटिस्ट है। इन्होंने जो भी हमारा हाइड्रोजन के जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उसको दर्शाने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर सूत्र बताया गया है। और वो सूत्र क्या होता है हमारा, ये सूत्र होता है, हम लोग इधर लिख देते हैं। और ये जो सूत्र है, इस सूत्र को यहाँ पर हम लिख देते हैं। रीडबर्ग का जो क्या है हमारा सूत्र है, ये होता है हमारा 1 क्या होता है हमारा, लेमडा इक्वल टू होता है म्यू, जिसके ऊपर बार लगा होता है। ये हो जाता है फिर RH, ये हमारा कैसा होता है हमारा RH। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, म्यू, और ये कितना होता है हमारा RH, और इसके होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा N1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 क्या हो जाता है हमारा N2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमको एक मान प्राप्त होता है, या जो समीकरण होता है उसे रीडबर्ग का क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। यह रीडबर्ग का समीकरण कहा जाता है। और इस रीडबर्ग के समीकरण के आधार पर क्या किया जा सकता है, आपका जो भी वहाँ पर जो N1 का मान है, N2 का मान है, उसको क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, बताया जा सकता है। जहाँ पर ये जो RH होता है, ये RH क्या कहलाता है, रीडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा, RH जो है रीडबर्ग क्या कहलाता है हमारा, स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। और ये जो रीडबर्ग स्थिरांक है उसके आधार पर आप जितना भी क्या पढ़े हैं, जो श्रेणी पढ़े हैं, उस श्रेणी का जो मान है वो मान क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं उसके लिए कैसे मान प्राप्त किया जाता है इसके आधार पर। तो हम जो है आगे इसके लिए एक और पेज लेते हैं और उसमें समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ क्या कर देते हैं, हमारा कॉलम बना देते हैं। और कॉलम बना के उसको क्या करते हैं हम लोग, जो है यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, इसको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, अलग बात है प्रश्न करे चाहे नहीं करे, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से और क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पकड़ते हैं और पकड़ के यहाँ से क्या कर देते हैं, हम लोग बड़ा कर देते हैं। फिर यहाँ से इसको पकड़ के इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, कॉलम बना देते हैं। अब ये जो कॉलम होता है उसको कुछ भागों में क्या कर देते हैं, हम लोग बांट देते हैं। पहला हम लोग कॉलम बांट दिए, ये आपका श्रेणी वाला कॉलम हो गया, है ना। ये वाला हम लोग जो कॉलम जो बांटते हैं वो क्षेत्र वाला कॉलम हो गया। और उसके बाद हम जो है इसको N1, है ना, और एक क्या होता है हमारा N2 होता है, उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, इसको बांटा जा सकता है इसका आधार पर। और इसको हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको भाई ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कौन सा होता है हमारा, श्रेणी जो होता है, ये श्रेणी को शो करता है। ये वाला जो भाग होता है वो क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और ये जो भाग होता है यहाँ पर हम N1 कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, N2 क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब ये जो श्रेणी में कौन कौन सा श्रेणी होता है भाई, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है हमारा, लाइमन श्रेणी होता है। ये हमने क्या कर दिया, लाइमन श्रेणी। फिर लाइमन के क्या होता है बाद में हमारा, बामर श्रेणी। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बामर श्रेणी। ये हो गया बामर श्रेणी जो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। बामर के बाद क्या होता है हमारा, ये तो लाइमन हो गया, बामर हो गया। पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पाश्चन श्रेणी, 3rd नंबर हो गया पाश्चन श्रेणी। और इसके बाद होता है हमारा ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये भी साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है भाई। और लास्ट है हमारा फंड जो श्रेणी होता है, फुंड श्रेणी बोलते हैं या फंड होता है,
फुंड या फंड, ये श्रेणी क्या होता है हमको इस प्रकार से 5 श्रेणी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया 5 श्रेणी हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये कौन सा हो गया आपका फिफ्थ हो गया। अब यहाँ पर जो लाइमन श्रेणी होता है ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये पराबैंगनी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है भाई। ऊपर वाला कौन सा पराबैंगनी क्षेत्र को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। अगर हम वामन श्रेणी की बात करें तो ये हमारा दृश्य जो क्षेत्र होता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये हमारा कौन सा है भाई, दृश्य क्षेत्र है। तो ये दूसरे क्षेत्र को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अवरक्त क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अवरक्त जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये भी किसको प्रदर्शित करता है, अवरक्त जो क्या होता है हमारा क्षेत्र होता है उसको प्रदर्शित करता है। ये भी किसको प्रदर्शित करता है भाई, अवरक्त क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है। रक्त क्या होता है हमारा क्षेत्र होता है उसको प्रदर्शित करता है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, सुदूर क्षेत्र को दर्शाता है। सुदूर क्षेत्र, ये सुदूर क्षेत्र को क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है। ऊपर हम जो लिखे हैं क्या है वो सुदूर क्षेत्र है ना। नाम थोड़ा सा आप जो है यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा हमारे बात को भी सुनते रहेंगे भाई। अवरक्त क्षेत्र, तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र होता है, हमारा लास्ट जो होता है अवरक्त क्षेत्र। बट ये जो अवरक्त क्षेत्र होता है इसमें भी अपना क्या होता है, एक पॉइंट है, ये सुदूर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। सुदूर क्षेत्र को क्या करता है, मतलब दूर का क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये जो होता है वो हमारा नज़दीक क्षेत्र को क्या करता है, नज़दीक वाला जो क्षेत्र है उसको प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर n1 का मान जो है कितना होता है हमारा 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3 और इसका होता है 4 और इसका होता है हमारा 5। अब यहाँ पर ये तो n1 का मान हो गया। n2 का मान जब क्या करते हैं हम ज्ञात करते हैं तो ये जो मान होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3 फिर 4 फिर किधर हो जाता है 5 फिर 6 है ना, ये 6 फिर 7 और कितना हो जाता है 8 हो जाता है। और जब इसमें रीडबर्ग का सूत्र क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, जिसमें क्या था हमारा 1 अपान क्या था हमारा लेमडा अपान क्या था हमारा म्यू और ये हमारा क्या था RH और यहाँ पर क्या था 1 अपान 1 लिया जाता है। और यहाँ पर फिर जो फार्मूला लिए थे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या था हमारा 1 अपान n2 का स्क्वायर यहाँ पर लिया जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है वामन क्षेत्र, ये हमारा 3 से स्टार्ट होता है। तो 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7 हो जाता है ना। यह 7, 8 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो 1 अपान जो क्या होता है लेमडा होता है, इसका जो मान होता है म्यू, ये हो जाता है RH और यहाँ पर 1/, कितना हो जाता है 4 को प्रदर्शित करता है। और ये जो मान होता है ये हमारा 1 अपान क्या होता है हमारा n स्क्वायर और n2 स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट आगे की ओर क्या करें जाएं तो यहाँ पर कितना से स्टार्ट होता है 4, 5 और 6 और 7 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर इसका अगर हम मान ज्ञात करें तो ये जो मान होता है 1 अपान क्या होता है हमारा लेमडा बराबर क्या होता है हमारा म्यू और ये हो जाता है हमारा RH और यहाँ पर 1 अपान कितना हो जाता है आपका 9 और ये हो जाता है 1 अपान क्या होता है n स्क्वायर और ये स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर हम नेक्स्ट की ओर जाएं तो नेक्स्ट वाला जो भाग होता है ये हमारा 5 से चालू होता है, 5, 6 है ना, 7, यहाँ पर 8 भी करते हैं, यहाँ पर भी 8 करते हैं। तो 5 और कहाँ से 6 और ये 7 से क्या हो जाता है हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ 8 से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो लेमडा का जो मान होता है, अगर इस लेमडा की मान देखें तो 1 अपान लेमडा होता है, म्यू होता है, ये RH होता है और यहाँ पर अगर देखें तो 1 अपान कितना होता है हमारा 16 को प्रदर्शित करता है और ये n स्क्वायर n को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे तो 6, 7 और 8 को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं या 7 तक लेना है तो 7 तक प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो लेमडा का जो मान होता है वो हम क्या कर सकते हैं 1 अपान लेमडा, ये हो जाता है म्यू और ये जो है अगर हम प्लस में देखें तो ये जो क्या होता है हमारा प्लस वाला जो भाग होता है यहाँ पर RH जो होता है, ये RH कितना होता है हमारा कोष्टक में रखें तो 1 अपान 25 और ये n और स्क्वायर और ये स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, जो मान प्राप्त होता है इस मान को इस प्रकार से क्या किया जाता है भाई, लिखा जाता है ना। ये हमारा माइनस होगा ना, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब माइनस है ना, ये जो बीच का मान है हमारा क्या है, माइनस में है, ठीक है।
ये वाला जो भाग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जो भाग होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 25 हो गया माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम प्लस किए हैं वो सब क्या होगा इक्वल होगा ना। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सबको इक्वल करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार देते हैं। तो ये बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो समीकरण दिए हैं इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार ये जो प्लस है ये रियल में क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, रीडबर की सहायता से हम जो है जो मान है उस मान को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से देखा जाए तो क्वेश्चन एक बार पूछ सकता है या पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जो भी हमारा क्या होता है, इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा और बात करते हैं, और वो बात ये है कि जो भी हाइड्रोजन के जो एक से अधिक जो रेखाएं प्राप्त होता है उनकी हमको क्या करना है, थोड़ा सा व्याख्या करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, यहाँ पर लिख देते हैं भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, है ना, कई रेखाओं की व्याख्या, कई रेखाओं की गणना यहाँ पर लिख देते हैं, कई रेखाएं की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कई रेखाओं की गणना का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका कई रेखाएं या कई रेखाओं में स्पेक्ट्रम प्राप्त होने का उसका कारण ये है कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु को या इस हाइड्रोजन अणु को एक साथ, है ना, विसर्ग नली के अंदर, एक साथ विसर्ग नली के अंदर लेना, एक परमाणु के रूप में, एक अणु के रूप में लेना पॉसिबल नहीं होता है। जब भी हाइड्रोजन गैस को विसर्ग नलिका के अंदर क्या किया जाता है, लिया जाता है, तो वो जो है एक न होकर के ये कई समूह के रूप में क्या होता है, या आयतन के रूप में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को जो है विसर्ग नलिका के अंदर क्या किया जाता है, लिया जाता है। मतलब हम जो हाइड्रोजन गैस लेते हैं ना विसर्ग नलिका के अंदर, हाँ, क्या करने के लिए, उससे जो है प्रकाश प्राप्त करने के लिए। वहाँ पर तो हाइड्रोजन एक के रूप में ना आकर के वो समूह के रूप में आता है, एक आयतन के रूप में आता है, मतलब जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जब उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, यहाँ से प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो चूँकि इस विसर्ग नलिका के अंदर बहुत सारे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, वहाँ पर जो है प्रकाश उत्पन्न करती है, और प्रकाश उत्पन्न करने से हाइड्रोजन जो अणु होती है वो हाइड्रोजन परमाणु में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिससे उनकी संख्या क्या हो जाती है, आपकी दुगनी हो जाती है। और दुगनी हो जाती है मतलब उतने सारे क्या करती है, प्रिज्म से गुजारने पर उतने ही ज़्यादा क्या करती है, श्रेणियों का क्या करती है, निर्माण करती है। यही वजह है कि जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होती है वो कई श्रेणियों में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या की जा सकती है, बात की जा सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही की जाती है, और आने वाले वीडियो में फिर बोहर का परमाणु मॉडल और बोहर के और जो परमाणु मॉडल की कुछ बातें हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करने वाले हैं भाई। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।